नमस्कार, आदाब, हाजिरों में प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। राजा गए, राजतंत्र गए, हुए सिंहासन खाली, अब आया जनता का राज, अब रोज होगी ईद और दिवाली। कुछ ऐसे ही गीत थे जो जनता ने तब गाए थे जबकि हमारा देश आजाद हुआ था और एक एक कर रियासतें हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विलीन हो गई थी। लेकिन आज ये खुशियां रुदन में बदल चुकी हैं। आज आम आवाम के पास सिवाय रोने को कुछ नहीं है, क्योंकि इस लोकतंत्र में एक ऐसा वर्ग पनपा है जिसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। ये वर्ग अपने धनबल, जनबल, बाहुबल के बलबूते हर किसी को चुप करा के बैठा है। दमन इसकी नीति है, दमन ही इसकी खुशी है और इनको झेलने के लिए मजबूर है शोषित वर्ग जो कि है आम आदमी। अव्वल तो कोई इन दबंगों के सामने आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर गलती से कोई आंख उठा दे, जबान हिला दे तो उसे बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और अराजकता का जो माहौल है, उसमें किसी पीड़ित और बेबस इंसान की गुहार न तो शासन ही सुन पा रहा है और न ही प्रशासन। इसकी मिसाल उस दिन झांसी के कोट बहेटा गांव में देखने को मिली, जहां झांसी के सरकारी वकील ने हर तरफ से निराश हो अपनी वेदना इस तरह मीडिया के सामने बताई। भाई को जबरदस्ती उठा के टांग के ले गए, मैं और बहन छोटी जी बचाने को पहुंचे, पीछे पीछे हम पे फायर किए जानलेवा लौटने के। जे छोटा भाई दौड़ के पहुंचा आगे बचाने के लिए, सामने भाई को गोलियां मार दी। प्रशासन ने पूर्णतया उनकी बात को नेग्लेक्ट करते हुए और उसकी परिणति आज हुई कि उन्होंने आज गांव में इनको बुलाया और बुला के नशे में जो लोग चूर थे उन्होंने बुलाया और उन पर 4 गोलियों से अटैक किया। पीड़ित के अनुसार सियासी रंजिश के चलते 4 साल पहले पंचायती चुनावों के दौरान उस पर जानलेवा हमला झांसी के ही एक नेता की शह पर हुआ था। इस हमले का चश्मदीद गवाह था उनका भाई। अदालत में इन दिनों इस मामले की सुनवाई चल रही है। आरोपी मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार धमकी दे रहे थे और अपनी इन धमकियों को हकीकत में बदलने के लिए उस रात हथियारबंद 4-5 लोगों ने उनके भाई और चश्मदीद गवाह की हत्या कर दी। पीड़ित सरकारी वकील ने इन 4 सालों में प्रशासन से हर स्तर पर अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हाईकोर्ट ने बहाल किया कि गलत हटाया, जे कहा था परिवार वाला नहीं बचेगा, इकलौता भाई था, मार डाला। आज गांव के लोगों ने इन पे अटैक किया था, जिसपे उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई, मुकदमा विचाराधीन था। इतना ही नहीं, इन 4 सालों में आरोपी नेता ने अपने राजनीतिक रसूखात के चलते पीड़ित को सरकारी वकील के पद से भी हटवा दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें ये पद दोबारा हासिल हो सका। अपने भाई को गंवा चुके संतोष दोहरे ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ सीपरी थाने में भाई की हत्या का मामला दर्ज कराया, लेकिन पीड़ित संतोष दोहरे को उम्मीद नहीं है कि उन्हें न्याय मिल सकेगा, क्योंकि जिन लोगों ने उनके भाई की हत्या की है उन्हें झांसी के ही एक दबंग नेता का संरक्षण मिला हुआ है। जुर्म की अगली दास्तान से आप रूबरू हों, उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। अल-कायदा के नए वीडियो से सरकार सतर्क। वीडियो में अल जवाहिरी ने किया भारतीय उपमहाद्वीप में नई विंग खोलने का ऐलान। कायदात अल जिहाद नाम से गठित ये विंग शीघ्र होगी क्षेत्र में सक्रिय। गुजरात, असम, अहमदाबाद, कश्मीर, बर्मा और बांग्लादेश रहेंगे इस संगठन के दायरे में। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार IB और रॉ के अधिकारियों के साथ ली बैठक। केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित निठारी मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली का डेथ वारंट जारी। 12 सितंबर को दी जा सकती है उसे फांसी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति कोली की दया याचिका पहले ही कर चुके हैं खारिज। कोली के खिलाफ अभी भी हत्या के 11 मामले हैं लंबित। कोली पर बच्चों का यौन शोषण कर उनकी हत्या करने का है आरोप। बढ़ते अपराध, बेखौफ अपराधी और लाचार पुलिस, ये किसी एक महानगर या शहर की बात नहीं है, बल्कि समूचे देश की तस्वीर है। हरियाणा में बवानी खेड़ा के गांव अलखपुरा में उस समय सनसनी फैल गई जब जलघर गेट के पीछे खेत में एक युवक की लाश लोगों ने देखी। मृतक की गर्दन और चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और ऐसा लगता है कि किसी गहरी साजिश के तहत हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस को खून सनी कस्सी भी मिली।
मृतक की शिनाख्त पंचायत के पंच जोगेंद्र के रूप में ग्रामीणों ने की। सामने यो 7:30-8 बजे करीब फोन आया, फोन के ऊपर ही गया था लिकड़ के करते हैं, उसके बाद में घर गया नहीं। मृतक के पिता के अनुसार उस शाम जोगेंद्र अपने पास आए एक फोन को सुनने के बाद घर से निकला था और फिर घर नहीं लौटा। जोगेंद्र का गांव में न तो किसी से झगड़ा था और न ही कोई रंजिश। जोगेंद्र के पास किसका फोन आया था इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं बता सका। गर्दन पर और गाल के दाहिनी साइड में गहरा घाव है, जो किसी ने ऐसा प्रतीत होता है हत्या की है, जो जांच चल रही है आगे। पुलिस ने हत्यारों के सबूत तलाशने के लिए अपनी मदद को एफएसएल टीम को भी बुला लिया। एफएसएल टीम घटना स्थल पर बारीकी से जांच कर संभावित सुराग बटोर रही है। फिलहाल जोगेंद्र की हत्या का कारण और हत्यारों के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि रहस्य का ये पर्दा जल्द ही उठा लिया जाएगा। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग हमारे जीवन में दोहरे मापदंड रखते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स। किताबों में कुछ और लिखा होता है, हकीकत में कुछ और होता है। बचपन से किताबों में पढ़ा है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन हकीकत यह है कि असल जिंदगी में झूठ बोले बगैर गुजारा ही नहीं होता। हर माता पिता की यही ख्वाहिश रहती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अपना उज्जवल भविष्य बनाए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेशक वो अपने बच्चे को हॉस्टल भेजने से भी गुरेज नहीं करते। बच्चे को हॉस्टल भेजने से पहले वो ये तक जानना नहीं चाहते कि क्या उनका बच्चा हॉस्टल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। ऐसे में हॉस्टल न सिर्फ बच्चों के लिए एक बोझ साबित होते हैं, बल्कि माता पिता की परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। राजस्थान में नागौर जिले के कुचामन थाने में अपने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराते ये वो परिजन हैं जिनका बेटा एक निजी स्कूल के छात्रावास में रहकर 6ठी क्लास की पढ़ाई कर रहा था। उसने पूछा गाड़ी कितने बजे जाती है यहाँ से, दूसरे बच्चे से पूछा तो मैं बता दिया कि यहाँ से जाएगा। पता नहीं बीच में से किसी ध्यान तो रखते हैं, फिर भी 60-70 बच्चे तो निकल गए बच्चा। और जब नाश्ता का टाइम हुआ ना तो बच्चों की गिनती की ना तो बच्चा नहीं था। हॉस्टल वार्डन के अनुसार उस दिन सुबह हॉस्टल से सभी छात्र स्कूल परिसर में नहाने के लिए गए थे। ब्रेकफास्ट के दौरान छात्रों की गिनती करने पर रविंद्र गायब मिला। उस दिन हर जगह उसकी तलाश की। दूसरे दिन रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों से रविंद्र के बारे में पूछा। जब कहीं कोई पता नहीं चला तो 2 दिन बाद उसकी गुमशुदगी कुचामन थाने में दर्ज कराई गई। रविंद्र के सहपाठियों से पूछताछ में इत्तला मिली कि उस दिन वो दोस्तों से बस के बारे में पूछ रहा था। गुमशुदगी दर्ज कर बच्चे के संभावित भी जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनके वहाँ तलाश की जा रही है। रेलवे स्टेशन पे, ढाबों पे, सब जगह तलाश करवा रहे हैं। रविंद्र के परिजनों के अनुसार उनका बच्चा हमेशा हॉस्टल में मन नहीं लगने की बात कहता था। वहीं स्कूल स्टाफ का कहना है कि रविंद्र हमेशा गुमसुम रहता और पढ़ाई नहीं करने के बहाने तलाशता रहता। बहरहाल रविंद्र के गुम हो जाने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इतना सच है कि यदि हॉस्टल में दाखिला दिलाने से पहले उसके परिजन उसे मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर लेते तो शायद आज उन्हें इस पीड़ा के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। फिलहाल पुलिस ने रविंद्र की तलाश में अजमेर, जयपुर, जोधपुर और आसपास के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर उसकी गुमशुदगी की इत्तला उसकी फोटो सहित भेज दी है। पुलिस को उम्मीद है कि रविंद्र को शीघ्र तलाश लिया जाएगा। जुर्म की एक और सच्ची दास्तान से आप रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की याचिका को किया खारिज। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। इधर एक गैर सरकारी संगठन CPIL के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिन्हा के घर रखे आगंतुक रजिस्टर की कॉपी की पेश। गौरतलब है कि इसी संगठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस किए थे खारिज। देश में नहीं थम रहे लव जिहाद के मामले। उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में सामने आया लव जिहाद। ग्वालियर के अवाड़पुरा इलाके में खुद को हिंदू बताकर युवक ने की एक नर्स से शादी। शादी के 1 माह बाद असलियत खुलने पर उसने लड़की से किया निकाह और कराया उसका धर्म परिवर्तन। युवक द्वारा पत्नी को बात बात पर मारने पीटने पर ये मामला हुआ उजागर। रेप में नाकाम रहे युवक ने नाबालिग लड़की को जलाकर मारने की करी कोशिश।
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुई ये वारदात। गंभीर रूप से जली पीड़िता फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। लड़की के बयानों के आधार पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें जुटी। आरोपी के शीघ्र गिरफ्तार होने की है उम्मीद। हर तरफ अपराध का बोलबाला है। अपराध होते हैं, अपराधियों को सजा नहीं मिलती। लोग सख्त कानून की मांग करते हैं, सख्त कानून भी बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून का कोई खौफ अपराधियों के मन में दिखाई नहीं पड़ता और अपराधों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। बिहार में कैमूर पुलिस की गिरफ्त में आए इन चारों शातिर अपराधियों को मय असलाह पुलिस ने उस समय धर दबोचा जब ये अपने सरगना के साथ मिलकर उस वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिसका निशाना बनते कैमूर के लोजपा जिला अध्यक्ष रामाश्रय सिंह। जैसे ही गाड़ी लेके गाँव से निकले हैं, रूट बता देने का कि मतलब हाँ गाड़ी है इस रूट में गई है सर। उसके बाद मतलब ये लोग मारने का प्लानिंग बना रहे थे सर। मेरा ही नाम लोगों ने कहा कि आपको मारने की हम लोग तैयारी किए थे। यह योजना रामानंद राम और पप्पू राम जो टीचर है उसके द्वारा बनाया गया था। गिरफ्तार सुपारी किलर के अनुसार उसने रामाश्रय सिंह की हत्या की सुपारी 1 लाख रुपए में ली थी। इस राशि में से 50,000 रुपए पेशगी के तौर पर उसने ले भी लिए थे। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि कैमूर का रहने वाला रामानंद राम ही लोजपा जिला अध्यक्ष की हत्या कराना चाहता था। रामानंद राम पर कैमूर और आसपास के थानों में तो कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में उनको द्वारा बताया गया जो कोहरी के जो मुखिया जी हैं जिनको मारने का उनका प्लान था, उनके पास से जो है कट्टा 3 12 बोर का और 4 315 बोर का जो है एम्यूनेशन बरामद हुआ है। अपनी हत्या की साजिश से बेखबर रामाश्रय सिंह के अनुसार आरोपी रामानंद राम द्वारा नदी के पेटे में किए जा रहे रेत के अवैध खनन के मामले में कुछ साल पहले उससे कहासुनी हुई थी। शायद वही कहासुनी उसकी रंजिश का आधार बनी हो। फिलहाल पुलिस फरार रामानंद राम की तलाश कर रही है। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और अब जो जुर्म की दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हम ये जुर्म की दास्तान आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि समाज के वो पैरोकार जो कि दावा करते नहीं थकते कि स्थिति में सुधार हो रहा है, वो सतर्क हो जाएं, वो सजग हो जाएं और अपनी गलती को सुधारें और वाकई समाज सुधार की बात तब करें जबकि सुधार हो। शुरू दिन से मतलब सच कहो तो मेरे जिंदगी में एक अफसोस नहीं होगा कि मेरे पति का प्यार कभी मिला था। पहले दिन से ही उस इंसान ने अपना शकल दिखा दिया। बोले कि अगर प्यार चाहती हो तो ये करो, इज्जत चाहती हो तो वो करो, सम्मान चाहती हो तो वो मानो, खाना चाहती हो तो इस चीज़ को कबूल करो, सांस लेना चाहती हो तो वो करो। बस शर्त था वहाँ पे, जिंदगी थी ही नहीं कहीं पे भी। ये कहना है राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव का। इसके सपने तो हैं शिखर तक पहुँचने की, लेकिन एक शख्स इसके अरमानों को तोड़ने में लगा है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन है। इसने तारा पर ऐसा सितम ढाया कि आज उसे याद कर वो सिहर उठती है। लेकिन शूटर तारा के हौसले आज भी कम नहीं हुए हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद आज वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने के लिए जी तोड़ मेहनत में लगी हुई है। मैं मेंटली तब से तैयार हूँ जब उस इंसान ने मुझे मेरे बैकबोन पे मारते हुए ये कहा था कि तुम्हारा जो गुरूर है शूटिंग, मैं उसको तोड़ूंगा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ूंगा कि तुम कभी खड़ी ना हो पाओ। मेंटली मैं उस दिन से तैयार हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है शूटिंग और वो मैं उस इंसान को करके दिखाऊंगी। जी हाँ, ये वही राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव है जो आजकल लगातार मीडिया में छाई हुई है। इसने सोचा था कि शादी के बाद वैवाहिक जीवन के साथ अपने कैरियर को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसका सबको इंतजार रहता है। लेकिन इसके पति रंजीत ने उस ऊंचाई तक पहुंचने के पहले ही उसके सपने को चकनाचूर कर दिया है। मामला लव जिहाद से जुड़ा है। झारखंड के रांची की रहने वाली नेशनल शूटर तारा की शादी रंजीत सिंह कोहली के साथ हुई थी।
शूटर तारा को ये पता नहीं था कि रंजीत का असली नाम रकीबुल हसन है। तारा की शादी रंजीत के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। कोहली ने अपने आप को हिंदू बताया था। शादी के बाद से ही कोहली ने तारा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मामला इतने तक ही सीमित नहीं रहा। तारा के पति रकीबुल ने जबरदस्ती उसे धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने लगा। तारा को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगा। इधर तारा का आरोप था कि धर्म परिवर्तन नहीं करने पर उसके साथ रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली मारपीट करने लगा। वो डायरेक्टली ये बोलता है कि वो जो तुमने देखा, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, वो ट्रेलर था, ये पिक्चर है। जो हिंदू तुम बन के मुझे देखती हो वो ट्रेलर है। अब जो ये मुसलमान है ये मेरा असल रूप है। तुम्हारा धर्म कुचलना, तुम्हारे मान सम्मान को कुचलना और तुम्हें मुसलमान धर्म में लाना, ये हमारा मकसद है, ये हमारे सर्कल का मकसद है। और तुम इस सर्कल से कभी बाहर नहीं जा सकती हो। और तुम, ये मैं देख रही हूँ किस हद तक मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्यों स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई जांच नहीं होने दे रही है। साथ ही कोहली अपने ऊंचे रसूख की बात भी कहता था। अंत में राष्ट्रीय निशानेबाज तारा ने साहस का परिचय देते हुए ये मामला पुलिस के समक्ष रखा। मामले को तूल पकड़ते देख रांची पुलिस फौरन सक्रिय हो उठी। उसने तारा के पास जाकर मामले की तहकीकात की। साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि जल्द ही आरोपी रकीबुल हसन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो चाहे कितने भी पहुंच वाला क्यों न हो। तारा प्रकरण मीडिया में छाने के बाद झारखंड की राजनीति भी गर्मा गई। विपक्षी दल सरकार को घेरने में लग गई। तारा शाहदेव के विषय में हमने कल भी कहा है, उनको न्याय मिले, हम उसके पक्षधर हैं। और जो भी ऐसे उपद्रव करते हैं उनको कड़ा से कड़ा सजा देने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे निरीह व्यक्ति को परेशान ना किया जाए। तारा ने रकीबुल हसन और उसकी मां के खिलाफ धोखाधड़ी, जोर जबरदस्ती और प्रताड़ना का मामला थाने में दर्ज किया। साथ ही धर्मांतरण कर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के खिलाफ भी केस दर्ज किया। इन आरोपों का आरोपी रकीबुल हसन को रांची पुलिस ने 26 अगस्त को दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने रकीबुल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब जरा इस रकीबुल हसन की रसूख को जानते हैं कि इसके किन किन व्यक्तियों से संपर्क है, जिसका हवाला देकर तारा को प्रताड़ित कर वो धर्मांतरण के दबाव बनाता रहता था। ये बातें पुलिस रिमांड पर लिए गए रकीबुल ने स्वीकारी। रकीबुल के मुताबिक इसने पहले तारा से शादी की, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह की। हालांकि उसका कहना है कि वो हिंदू है, पर इस्लाम के प्रति भी उसका झुकाव था। रकीबुल के संबंध झारखंड के कई मंत्रियों और जजों से भी थे। झारखंड के मंत्री हुसैन अंसारी और सुरेश पासवान से कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता थी। ये बातें तारा भी बखूबी जानती थी। आप वो कैमरा निकलवा लो जिसमें वो फुटेज रहते हैं, जो गार्ड जितने लोग, क्योंकि जिस दिन सुरेश पासवान आए थे, क्योंकि बहुत बड़े मंत्री हैं, तो मुझे लगता है 15 से 20 वो गार्ड फोर्स के साथ आए थे। 2 दिन तो मैंने उन्हें घर पे देखा। तीसरे दिन रात में 1 बजे होटल एकॉर्ड में 307 में उन्हें कहा गया था लाल बत्ती उतार के आना, गार्ड को छोड़ के आना। वो आए भी थे। क्योंकि ये किस दावे के साथ कह सकते? क्योंकि मैंने उसे फोन करते सुना था। क्योंकि वो सुरेश पासवान इसलिए थे क्योंकि जस्ट वो घर से पहले गए थे और इनकी जो बात हो रही थी कि हाँ ये काम तुम सेटल कर लो और मुझे कॉल करो। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता गया, रोज नए नए खुलासे होते गए। आरोपी ने ये खुलासा किया कि झारखंड के कई जज के साथ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजों से इसके नज़दीकी संबंध थे। ये इन जजों से काम के लिए पैरवी भी करता था। तारा का आरोप है कि हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट होने के कारण केस प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये लोग रकीबुल को बचाने में लगे हैं। सबसे बड़ी बात कि जब मैं निकलने की बातें करती थी, जब मैं एक पत्नी के रूप में निकलने की बात करते थे, आपने मुझे धमकी दिया, आप जिस सिस्टम के पास जा रही हो इंसाफ मांगने, वो सिस्टम मेरा है,
मैंने उसे अपने चंगुल में खरीद रखा है। वो लोग, आप जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे, हर जगह मैं हूँ। आप मंत्री के पास जाओगे, हर जगह मैं हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उनके कॉन्टैक्ट्स जिसके दम पे वो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, जो उसकी ताकत है, उस ताकत को आप बाहर निकालो और उन्हें सजा दो कि अगली बार कोई ऐसा इंसान खड़ा ना हो सके। वादनी को भी इस बात का डर है कि उनकी जान पहचान कई लोगों से है, तो इसमें हम लोग जो कॉन्फिडेंस दिला सकते थे वादनी को, वो हमने अपनी तरफ से दिलाया है। वैसे तो धर्मांतरण के कई मामले देश भर में देखने को मिलते रहते हैं। क्योंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल है, लिहाजा मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। इसमें कभी भी केस सीबीआई को सौंपा जा सकता है, तभी आरोप में कितनी सत्यता है इसका पता चल पाएगा। साथ ही ये भी स्पष्ट होगा कि इस प्रकरण में और कौन से सफेद पोश शामिल हैं। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बोर्ड पे जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार।